हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 1000 MCQ टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर है 3। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नर्सिंग फील्ड के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक नॉफेट, RRB, DSSB, CHO, स्टाफ नर्स, किसी भी एग्ज़ाम की, तो यह सीरीज आपके लिए वेरी 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 हेल्पफुल होगी। या फिर अभी आप कॉलेज में हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। डन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को भी ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। पूछा गया है वेजाइना इज आ। वेजाइना क्या है? ठीक है, जो वेजाइना होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या है? तो याद रख लेना, जो वेजाइना होती है, ठीक है, वो मस्कुलर कैनाल होती है। क्या होती है? मस्कुलर कैनाल होती है, यानी कि एक पेशीय नलिका होती है। अगर बात की जाए कि जो वेजाइना होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है या फिर इंटरनल, तो याद रख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है वेजाइना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, ध्यान से रीड करो। लेंथ ऑफ वेजाइना इन एडल्ट फीमेल। यहाँ पे पूछा गया है कि एक एडल्ट फीमेल है, उसके अंदर जो वेजाइना है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो याद रखना, आपको दो तरीके से याद रखना है, एक एंटीरियरी लेंथ और एक पोस्टीरियरी लेंथ। एंटीरियरी लेंथ की बात की जाए तो याद रख लेना 7 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियरी लेंथ की बात की जाए तो 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7-9 सेंटीमीटर। 7 होती है एंटीरियरी और 9 होती है पोस्टीरियरी। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या पूछा है? ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। अपर एंड ऑफ वेजाइना ओपन्स इनटू। यहाँ पे पूछा गया है कि वेजाइना का, ठीक है, ऊपरी सिरा है वो कहाँ पे खुलता है, किस में खुलता है? यूट्रस में, सर्विक्स में, ओवरी में, यूरेथ्रा में। तो याद रख लेना, जो वेजाइना का अपर एंड से वो खुलता है, ठीक है, सर्विक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, कहाँ खुलता है? जो गर्भाशय का सर्विक्स वाला पार्ट होता है, नीचे वाला, वहाँ पे खुलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय ग्रीवा के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्या पूछा है? ध्यान से रीड करो। लोअर एंड ऑफ वेजाइना ओपन्स इनटू। यहाँ पे पूछा है कि वेजाइना का लोअर वाला जो पार्ट है वो किस में खुलता है? सर्विक्स में, वुल्वा में, यूरेथ्रा में, ब्लैडर में। तो याद रख लेना, जो वेजाइना का नीचे वाला पार्ट है वो खुलता है वुल्वा के अंदर। वुल्वा किसे कहते हैं? जो जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन्हीं को हम कंबाइंडली सम्मिलित रूप से वुल्वा बोलते हैं। ठीक है, जैसे लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वाथुलिन ग्लैंड, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से वुल्वा बोलते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से MCQ कवर करवाऊंगी, तो नो टेंशन रहना है। अगर आपको MCQ की प्रैक्टिस बेहतरीन करना है तो इस चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या पूछा है? मेन फंक्शन ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है पासेज फॉर मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म का मार्ग। बी है पासेज फॉर चाइल्ड बर्थ, प्रसव का मार्ग। सी है रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, जब इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है, जो पेनिस होता है उसको, ठीक है, रिसीव करना, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, यहाँ पे जो वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना का काम मासिक धर्म का मार्ग भी होता है। जब
डिलीवरी होती है उस टाइम बच्चा भी कहाँ से, योनि से निकलता है। उसके बाद जब कोई पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो जो पुरुष का लिंग होता है वो योनि के अंदर ही क्या होता है, आता है, और वहीं से स्पर्म क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, ध्यान से रीड करो क्या पूछा गया है। वेजाइना इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारी वेजाइना है, ठीक है, वो किस उपकला से ढकी होती है, सिंपल स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, नॉन केराटिनाइज्ड, या फिर क्यूबोइडल, या फिर कॉलमनर। तो याद रख लेना जो हमारी वेजाइना होती है, ठीक है, वो नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू से ढकी रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल आ चुके हैं, ठीक है, और आ सकते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि नॉर्मल पीएच ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना होता है उसका नॉर्मल पीएच क्या होता है। तो देखिए एक बात मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि वेजाइना का जो वेजाइना है उसका पीएच अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, ठीक है, ध्यान से पॉइंट याद रखना, न्यूबॉर्न की बात करें तो उसका जो पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन। गाइस मैं फिंगर से लिखती हूँ तो इतना अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लिया करो, जो बोलती हूँ उसको सुना करो, ठीक है, क्योंकि फिंगर से यार इतना अच्छा नहीं लिखता है, बट कोई नहीं, ठीक है। न्यूबॉर्न का पीएच की बात की जाए तो कितना होता है, एल्कलाइन होता है, और बात की जाए तो ये 6 से 8 होता है। डन, ये पॉइंट याद रख लो या लिख लो। डन। चलिए अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव एज की। रिप्रोडक्टिव एज का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। और बात की जाए कितना होता है, 3.8 से 4.5, ठीक है, इतना होता है रिप्रोडक्टिव एज का। डन, ये याद रख लेना। उसके बाद हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम मोर एसिडिक होता है, ठीक है, मोर एसिडिक होता है, लगभग 3.5 से 4.2 होता है। डन, ये याद रख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो पीएच होता है वेजाइना का वो कैसा होता है, पीरियड्स के समय। तो याद रख लेना पीरियड के टाइम जो वेजाइना का पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। बात की जाए कितना होता है, 6 से 8। डन। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज, यानी कि जब एक फीमेल में मेनोपॉज आती है, पीरियड्स परमानेंट बंद हो जाते हैं, उस स्थिति में वेजाइना का पीएच क्या होता है। तो याद रख लेना उस टाइम होता है एल्कलाइन। कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, 6 से 8। डन 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 डन, समझ में आया। तो जितने भी पीएच मैंने बताए हैं सभी याद रख लेना। गाइस मेरे पास पेन होती ना तो यहाँ पे मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से लिख देती, बट मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, सभी को एक साथ। रिप्रोडक्टिव एज की बात की जाए, देखो शॉर्ट में समझ लेना, ठीक है, एक साथ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज में कैसा होता है, हमारा एसिडिक होता है। और बात की जाए कितना होता है, 3.8 से 4.5, ठीक है। इसके बाद प्रेगनेंसी की बात की जाए तो हमारा कैसा रहता है, मोर एसिडिक होता है, एम ए का मतलब है मोर एसिडिक होता है। कितना होता है, 3.5 से 4.2 होता है, ठीक है। इसके बाद बात की जाए ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके समय कैसा रहता है, 6 से 8 होता है, और ये कैसा रहता है, एल्कलाइन रहता है। इसके बाद मोनोपोज की बात की जाए, यानी कि जब एक फीमेल के पीरियड परमानेंट बंद हो जाते हैं तो 6 से 8 होता है, ये भी कैसा रहता है, एल्कलाइन रहता है। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.8 से 4.5। इसी को हमें जब कुछ ना पूछा जाए, एज ना दिया हो कि कौन सी एज का बताना है, तो आपको ये वाला जो नॉर्मल वैल्यू है
ऑप्शन बी 3.8 से लेके 4.5 ये वाला बताना है। जब बात की जाए कि रिप्रोडक्टिव एज का बताओ, प्रेगनेंसी का बताओ, न्यूबॉर्न का बताओ, ठीक है, मोनोपोज आती है फीमेल में उसका बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है जो बताओ। अगर कुछ ना आए तो आपको ये वाला बताना है। डन। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कम क्वेश्चन करो, कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो दिमाग में छपा रहे, मेरा यही वो रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइना इज ड्यू टू। योनि का अम्लीय स्वभाव किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है। तो देखिए, जो योनि है, ठीक है, उसका जो पीएच है वो अम्लीय है, वो किसके कारण होता है। तो याद रख लेना, हमारे बॉडी में लैक्टोबैसिलस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है हमारा वेजाइना, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, जो हमारा ग्लाइकोजन है उसको क्या है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। वेजाइना हैज़ हाउ मैनी लेयर्स। जो वेजाइना है उसकी कितनी परतें होती हैं, 1 2 3 या 4। तो याद रख लेना, हमारी वेजाइना की 3 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, म्यूकोसल, ठीक है, मस्कुलर एंड फाइब्रस। डन। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखी हैं म्यूकोशल, मस्कुलर एंड फाइब्रस, 3 लेयर होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 10। क्या पूछा है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वेजाइना एक्ट्स एज। प्रसव के समय योनि किस रूप में कार्य करती है। जब एक किसी फीमेल की डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम जो वेजाइना है वो किस रूप में कार्य करेगी, बर्थ कैनाल के, ग्लैंड के, हार्मोन ऑर्गन के, या फिर स्टोरेज ऑर्गन के। तो याद रख लेना, उस टाइम हमारा बेबी का है क्या है, वेजाइना के थ्रू ही क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। तो ये किसके रूप में कार्य करती है, बर्थ कैनाल के रूप में कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पूछा है, वेजाइना हैज़ ग्लैंड्स। क्या योनि में ग्रंथियां होती हैं, वेजाइना में ग्रंथियां होती हैं। तो याद रख लेना, हमारी वेजाइना के अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नो ग्लैंड्स, ठीक है। हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नहीं। देखिए, अकेला क्या होता है, हमारी वेजाइना में जो चिकनाई होती है, ठीक है, जो हमारी वेजाइना में लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, वो कम्स फ्रॉम सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की वजह से होता है। डन। ये चीज़ याद रख लेना, नहीं तो कोई म्यूकस की वजह से लगा के आ जाते हैं कि यस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, नहीं होती हैं, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा है, इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड। योनि के संक्रमण को क्या कहते हैं। मान लो योनि में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो याद रख लेना, अगर वेजाइना में संक्रमण हो गया तो उसे हम बोलते हैं वेजिनाइटिस। क्या बोलते हैं, वेजिनाइटिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको धमाकेदार MCQ सेशन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जो कि सिस्टम वाइज तो हो ही रहे, बल्कि सिस्टम के अंदर जो टॉपिक हैं उसकी हर एक लाइन से MCQ मैं कवर करवाऊंगी। फिर देखना कि आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर कहाँ से देता है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइना इज पोस्टीरियरी टू विच ऑर्गन। वेजाइना योनि पीछे, ठीक है, योनि किस अंग के पीछे प्रेजेंट होती है, ब्लैडर के, यूरेथ्रा के, प्यूबिक सिम्फाइसिस के, या रेक्टम के। तो याद रख लेना, जो हमारी वेजाइना है वो किस अंग के पीछे स्थित होती है। तो याद रख लेना, जो हमारा ब्लैडर होता है, ठीक है, ब्लैडर होता है उसके पीछे क्या है, स्थित होती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या पूछा है,
एंटीरियरी बाल ऑफ वेजाइना इज रिलेटेड टू, योनि की आगे की दीवार किससे संबंधित होती है? रेक्टम से, ब्लैडर से, सर्विक्स से या फिर ओवरी से? तो एंटीरियरी बात की जा रही है कि योनि की आगे की दीवार, ठीक है, तो याद रख लेना योनि की आगे की दीवार किससे संबंधित होती है? ब्लैडर से संबंधित होती है, ठीक है। देन तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, सभी लोग ध्यान से रीड करेंगे। विच हार्मोन मेंटेन्स वेजाइना एपिथेलियम? तो कौन सा हार्मोन वेजाइना की, ठीक है, एपिथेलियम को मेंटेन बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन? तो याद रख लेना जो हार्मोन एस्ट्रोजन होता है वो वेजाइना की एपिथेलियम को क्या करता है? मेंटेन बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है वो थिकनेस एंड ग्लाइकोजन इन वेजाइनल एपिथेलियम, तो एस्ट्रोजन योनि की उपकला की मोटाई और ग्लाइकोजन को क्या है? बनाए रखता है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। क्या पूछा है? सभी लोग ध्यान से रीड करेंगे। वेजाइना रोगे हेल्प इन, योनि की रोगाएं किसमें सहायक होती हैं? जो वेजाइना में रोगे पाए जाते हैं वो किसमें शामिल होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन में, ठीक है, बी है एक्सपल्सन ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ, जब कोई पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं उस टाइम, सी है सिक्रेशन में, डी है हार्मोन प्रोडक्शन में। तो याद रखना जो रुएं होती हैं, ठीक है, वेजाइना के अंदर वो हेल्प करती हैं जब क्या होता है, जब कोई पति पत्नी आपस में सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उस टाइम योनि को, ठीक है, योनि को स्ट्रेच यानी फैलाने में मदद करते हैं जो रोगे होते हैं, ठीक है, जो रुगाएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। क्या पूछा है? वेजाइनल फोनेक्स आर हाउ मेनी, जो वेजाइना के अंदर फोनेक्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो याद रख लेना वेजाइना के अंदर जो फोनेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर और 2 लेटरल होते हैं, ठीक है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर 2 लेटरल होते हैं। ये चीज़ भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा है? डीपेस्ट वेजाइनल फोनेक्स इज, सबसे गहरा योनि का जो फोनेक्स है वो कौन सा है? एंटीरियर फोनेक्स, पोस्टीरियर फोनेक्स, लेटरल फोनेक्स या फिर सर्वाइकल फोनेक्स? तो याद रख लेना सबसे गहरा जो फोनेक्स होता है योनि का वो पोस्टीरियर फोनेक्स होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पे कि जो पोस्टीरियर फोनेक्स होता है सबसे डीपेस्ट होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है, और ये यूज्ड फॉर कॉल्डोसेंथेसिस, ठीक है, ये किस में मदद करता है? कॉल्डोसेंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। डन। ये आ सकता है पॉइंट। चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है आप, ठीक है, बिना झिझक के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डन। चलिए देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका दे दूंगी, ठीक है। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, फिर भी अगर होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसीजर इज डन थ्रू पोस्टीरियर फोनेक्स, यानी कि पोस्टीरियर फोनेक्स से कौन सी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, जो पोस्टीरियर फोनेक्स है उससे कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो मैंने ऊपर ही बताया था, एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाता, एपियोजोस्टोमी नहीं की जाती,
कैथराइजेशन नहीं किया जाता। ऊपर बताया था क्या किया जाता है, कोल्डोसिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, डन। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोल्डोसिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्या पूछा है, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज इन हेल्दी फीमेल इच। पूछा है एक स्वस्थ महिला में सामान्य योनि का जो स्त्राव है वो कैसा होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है। ऑप्शन ए है येलो एंड फॉल स्मेलिंग, बी है ग्रीन एंड थिक, सी है क्लियर और विटिस ऑर्डरलेस, या फिर ब्लडली। तो याद रख लेना, एक नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है एक हेल्दी फीमेल का, ठीक है, वो होता है क्लियर और वाइटिस ऑर्डरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्राकृतिक नेचुरली बिना गंध का होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा है, वेजाइनल पीएच इंक्रीजेज इन विच कंडीशन। वेजाइना का पीएच किस कंडीशन में बढ़ जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है नॉर्मल साइकिल में, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बी है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में, सी है एस्ट्रोजन इफेक्ट से, डी है लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंस। तो याद रख लेना, ठीक है, अगर जो बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है तो क्या होगा, वेजाइना का जो पीएच है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो सभी लोग। वेजाइना इज ड्राइड फॉर्म। योनि का विकास किससे होता है, जो योनि है उसका डेवलपमेंट किससे होता है, किससे बनती है हमारी वेजाइना। ऑप्शन ए है मुलेरियन डक्ट से, बी है वॉल्फियन डक्ट से, सी है यूरोजेनाइटल साइनस से, डी है ए एंड सी दोनों से। तो याद रख लेना, जो हमारी वेजाइना है, ठीक है, वो बनती है, ठीक है, वो बनती है मुलेरियन डक्ट से और यूरोजेनाइटल साइनस दोनों से बनती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी दोनों। डन। चलिए, देखिए क्या होता है यहाँ पे, समझिए कि अपर वेजाइना, ठीक है, जो हमारी अपर वेजाइना होती है वो मुलेरियन डक्ट से, और लोअर वेजाइना होती है वो यूरोजेनाइटल साइनस से बनती है। तो ये दोनों से बनती है, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, आईएमपी है, पूछ सकते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना इज फॉर्म। योनि की रक्त आपूर्ति किससे होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई किससे होती है, तो याद रख लेना, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना दोनों आर्टरी से होती है, वेजाइनल आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ वी एंड सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नर्व सप्लाई ऑफ वेजाइना इज मेनली, यानी कि वेजाइना के अंदर नर्व सप्लाई किससे होती है। ठीक है, तो याद रखना, वेजाइना के अंदर जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है उससे होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। वेजाइना लैक्स विच स्ट्रक्चर। योनि में कौन सी संरचना नहीं होती, हमारे वेजाइना के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं होती। ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स। तो अब भी पढ़ लिया हमने, जिसने अच्छे से क्लास को अटेंड किया होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि कौन सी संरचना नहीं होती। हमने ऊपर पढ़ा था कि वेजाइना के अंदर नो ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी ग्रंथि प्रेजेंट नहीं होती हैं। ब्लड वेसल तो प्रेजेंट ही होंगी, क्योंकि बिना ब्लड वेसल्स के काम ही नहीं चलेगा, और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, और मसल तो प्रेजेंट होती ही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। ये जरूर देख लिया करो कि हाँ पूछा है या ना, कुछ लोग देखते ही नहीं हैं और करेक्ट आंसर करके आ जाते हैं जल्दबाजी के अंदर। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा,
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजाइना एक्ट्स एज पासेज फॉर, योनि किसका मार्ग है? ठीक है, योनि किसका मार्ग है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट थोड़ा सा अलग है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे हम लोग। किसके लिए होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए यस होता है। पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स यस बिल्कुल। बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं बट कोई नहीं आ गया तो उसका भी वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ वेजाइनल टून कॉमनली अकर्स इन। यहाँ पे पूछा गया है कि योनि की टून की कमी सामान्यतः किस में होती है? ठीक है, टून की कमी किस में होती है? तो याद रख लेना क्या होता है कि जब बार बार प्रसव, ठीक है, बार बार डिलीवरी से योनि की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से योनि की टून में क्या हो जाती, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, बार बार प्रसव, बार बार डिलीवरी होना उसकी वजह से। डन। तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो योनि की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो टून भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? वेजाइना इज इलास्टिक ड्यू टू, योनि में लोच किस कारण होती है? जो योनि है हमारी उसमें लोच किस वजह से होती है? रोगे से वजह से, मसल फाइबर्स की वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो याद रख लेना जो लोच है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? तो याद रख लेना रोगे हैं उसकी वजह से भी होती है, मसल फाइबर की वजह से भी, और कनेक्टिव टिश्यू की वजह से भी। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? सर्जिकल कट गिवन ऑन वेजाइना ड्यूरिंग डिलीवरी इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा है कि प्रसव के समय योनि पर चीरा, ठीक है, दिया गया चीरा क्या कहलाता है? जो हम चीरा लगाते हैं, ठीक है, सेजेरियन सेक्शन कहलाता है, ऑप्शन ए है, या फिर कोटेज कहलाता है, या एपिजोटोमी, या फिर हिस्टेरेक्टोमी। तो याद रख लेना जो हम योनि में चीरा लगाते हैं, ठीक है, डिलीवरी के टाइम, तो उसे हम कहते हैं एपिजोस्टोमी। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिजोस्टोमी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डिलीवरी के समय जो योनि है, वेजाइना का मार्ग है, उसको बेबी के जन्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे चौड़ा करने के लिए क्या कर देते हैं? कट लगा देते हैं। डन। चलिए जिसे हम एपिजोस्टोमी बोलते हैं। चलिए अब हमारे जो एमसीक्यू हैं वो वेजाइना से रिलेटेड सभी कंप्लीट हो जाते हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं वेजाइना के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे गर्भाशय भाई साहब की तरफ। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज के सेशन के अंदर हम यूट्रस के भी सारे एमसीक्यू कवर कर लें। ठीक है, हो सकेगा तो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा हमेशा मकसद ये होना चाहिए कि घंटा नहीं देखना चाहिए कि हमने कितना घंटा पढ़ लिया है, ये देखना चाहिए कि कितना पढ़ लिया है। घंटा मैटर नहीं करता, पढ़ना मैटर करता है कि कितना पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो पढ़ूं या जो पढ़ाऊं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर दे दे, तो वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड, गर्भाशय को और क्या कहा जाता है? वूम, ओवरी, सर्विक्स, विजाइना। तो याद रख लेना हम गर्भाशय को यूम यानी कि गर्भ भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, शेप ऑफ यूट्रस इज। हमारे यूट्रस का जो शेप है वो कैसा होता है? राउंड, पियर शेप्ड, ओवल, या फिर सिलेंड्रिकल। तो याद रख लेना हमारा जो यूट्रस है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो याद रख लेना ये नाशपाती के आकार का होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ नॉर्मल यूट्रस। जो नॉर्मल यूट्रस होता है उसकी पोजीशन क्या होती है? ठीक है, स्थिति क्या होती है? तो याद रख लेना उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है,
ठीक है, वो पोजीशन होती है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। कैसी होती है? एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आगे की ओर झुका। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेंथ ऑफ यूट्रस इन एडल्ट फीमेल। यहाँ पे पूछा है एक एडल्ट फीमेल के अंदर, ठीक है, जो उसका फीमेल के अंदर जो लेंथ होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है? तो याद रख लेना, वो होती है, लेंथ की बात की जाए तो 7.5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये तो लेंथ हो गई। अगर ब्रीथ की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर होती है विड्थ, और थिकनेस की बात की जाए तो 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। डन। ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रख लेना, आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस इन एडल्ट फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एक वयस्क महिला में गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? नॉर्मल वेट, ठीक है। तो याद रख लेना जो नॉर्मल वेट है, यहाँ हम प्रेगनेंसी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अभी एनाटोमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम ओबीजी के पोर्शन में आएंगे, ओबीजी के एमसीक्यू करेंगे, उस टाइम हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पूछा है तो याद रख लेना नो प्रेगनेंसी, फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं है उस टाइम जो वेट है वो, ठीक है, वो 50 से 60 ग्राम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रस हैज़ हाउ मैनी पार्ट्स। यूट्रस कितने भाग होते हैं यूट्रस के? तो याद रख लेना हमारा यूट्रस कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा यूट्रस दिखता है। तो ये वाला होता है फंडस वाला भाग, ठीक है, ये कौन सा होता है? फंडस वाला भाग, ठीक है। ये होता है बॉडी वाला भाग, ठीक है, और इधर नीचे होता है सर्विक्स वाला भाग। तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। फंडस ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, डोम शेप का, और बॉडी होती है बीच में, और सर्विक्स होता है नीचे वाला भाग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। फंडस, ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना, सॉरी बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर राउंडेड पार्ट्स ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा है गर्भाशय का ऊपरी गोल भाग क्या कहलाता है? अभी बताया था ये ऐसा डोम शेप होता है, ठीक है, ये क्या होता है? फंडस होता है। क्या होता है? फंडस होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो पार्ट बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स इज। बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो सकरा भाग होता है, नैरोस्ट भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रख लेना जो सबसे नैरोस्ट भाग होता है वो होता है इस्थमस होता है, ठीक है। कौन सा होता है? इस्थमस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन वी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस इज। गर्भाशय का निचला सकरा भाग क्या होता है? कौन सा होता है? फंडस होता है, बॉडी होता है, सर्विक्स होता है, या वेजाइना होता है? लोअर पूछा है तो याद रख लेना लोअर में क्या रहता है? यहाँ पे सर्विक्स रहता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ हाउ मैनी लेयर्स। गर्भाशय की दीवार में कितनी परतें होती हैं? तो याद रख लेना जो गर्भाशय की दीवार है, ठीक है, उसमें कितनी परतें होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लेयर होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन 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 डन। चलिए कौन सी होती हैं? आगे एमसीक्यू आ रहे हैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, नहीं तो क्या होता है मैं बता देती हूँ तो एमसीक्यू करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। ठीक है, आ गई वही परतें। क्या पूछा है? इनर लाइनिंग, गर्भाशय की अंदर की सब परत कौन सी होती है? तो याद रख लेना अंदर की परत होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, बीच की परत होती है मायोमेट्रियम, और पेरीमेट्रियम होती है बाहर की परत। आ गई, तीनों होती हैं 3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज।
गर्भाशय की पेशीय परत कौन सी होती है? ठीक है, मस्कुलर लेयर। तो याद रख लेना, जो गर्भाशय है उसकी मस्कुलर लेयर होती है, बीच वाली लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। यही लेयर जब डिलीवरी होती है फीमेल की तो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का कार्य करती है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर कवरिंग ऑफ यूट्रस इज, गर्भाशय की बाहरी परत कौन सी होती है? ठीक है, तो बता दिया था ऊपर, पेरीमेट्रियम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम अकर्स इन, अंडाणु का आरोपण कहाँ होता है? इम्प्लांट कहाँ होता है अंडाणु? तो याद रख लेना, जो अंडाणु होता है वो इम्प्लांट होता है जो यूट्रस की अंदर की सबसे परत होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और यही एंडोमेट्रियम मेंसेस के समय जो ब्लड होता है, पीरियड्स के टाइम जो ब्लड बाहर हो आता है, वो भी इसी परत को टूट के आता है, ये भी याद रख लेना। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस इज, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, बी है ट्रांसपोर्टिंग ओवम, सी है नरिशिंग फीटस, भ्रूण का पोषण, या फिर डी है प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि यूट्रस के अंदर ही जो बच्चा है वो 9 महीने तक पलता है और सब कुछ मिलता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन कार्य हो जाएगा भ्रूण को पोषण। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस इज मेनली फ्रॉम, गर्भाशय की मुख्य रक्त आपूर्ति किससे होती है? कौन सी आर्टरी से? ओवेरियन से, यूटराइन से, वेजाइनल से, या इंटरनल इलियक वेन से? तो याद रख लेना, ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस वो होती है यूटराइन आर्टरी से। ठीक है, यूटराइन आर्टरी से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्या है कि द यूटराइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, यूटराइन आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की ही शाखा होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। कोशिश करेंगे अगर सभी क्वेश्चन नहीं हुए यूट्रस के तो हम कल के पार्ट 4 में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे 1000 प्लस MCQ होंगे कवर। चलिए नेक्स्ट, 1000 इसलिए नाम रखा है क्योंकि ज़्यादा रखते तो कोई सोचता फालतू में कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज मेनली, गर्भाशय की तंत्रिका आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है? नर्व सप्लाई। तो याद रख लेना, जो नर्व सप्लाई है वो होती है ना ही पोडेंडल नर्व से होती है, ना ही सोमेटिक नर्व से, ना ही साइटिक नर्व से, वो होती है हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज सपोर्टेड बाय व्हिच लिगामेंट, गर्भाशय को सहारा देने वाली लिगामेंट कौन सी है? तो याद रख लेना, गर्भाशय को सहारा देने वाली जो लिगामेंट है वो होती है, ठीक है, वो लिगामेंट है ब्रॉड लिगामेंट, बिल्कुल सही, राउंड लिगामेंट बिल्कुल सही, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट बिल्कुल सही। ये तीनों लिगामेंट होती हैं जो क्या हैं, यूट्रस को सहारा देती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, याद रख लेना, ब्रॉड, राउंड और यूटेरोसैक्रल लिगामेंट ये सभी सपोर्ट करती हैं। डन डन डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिगामेंट मेंटेन्स एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस, यानी कि कौन सी लिगामेंट गर्भाशय की एंटीवर्जन स्थिति बनाए रखती है? ठीक है, तो कौन सी लिगामेंट है वो? तो याद रख लेना, वो लिगामेंट हैं जो कि गर्भाशय की क्या करती हैं, एंटीवर्जन स्थिति बनाए रखती हैं। तो वो लिगामेंट है राउंड लिगामेंट। ठीक है, राउंड लिगामेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा है, विच लिगामेंट प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट और टू सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को मुख्य सहारा कौन देता है? ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, या फिर ओवेरियन लिगामेंट?
तो याद रख लेना यहाँ पे सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा को मुख्य सहारा देता है, वो है कार्डिनल लिगामेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन 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 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ यूट्रस शीट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऊपर बता दिया था मैंने कि मासिक धर्म के दौरान कौन सी लेयर सीड होती है, झड़ती है। तो मैंने बताया था कि जो हमारे यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जैसे हम फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं, वही क्या है, सीड्स होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो याद रख लेना जो फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, जिसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, वही क्या करता है, ग्रोथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरी चेंजेस इन यूट्रस। यहाँ पे पूछा है कि गर्भाशय में स्त्रावी परिवर्तन किस हार्मोन से होते हैं। तो याद रख लेना वो होते हैं स्त्रावी परिवर्तन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर अकर्स ड्यू टू। प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन किस कारण होता है, किस वजह से होता है। एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से। तो याद रख लेना बॉडी में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसकी वजह से क्या है, लिवर के टाइम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। यूट्रस इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू। गर्भावस्था में गर्भाशय का बढ़ना किस कारण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि गर्भावस्था में गर्भाशय का बढ़ना किस कारण होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लासिया जिसे हम बोलते हैं, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल जिसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, फैट डिपोजिशन या फ्लूइड एक्युमुलेशन। याद रख लेना गर्भावस्था में गर्भाशय का बढ़ना किसका कारण होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, सेल की क्या है, साइज बढ़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ती, सेल तो उतनी ही होती है बट उनकी साइज बढ़ती है, जिस वजह से गर्भाशय का आकार बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर है हाइपरट्रॉफी यानी कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। संख्या नहीं बढ़ती बल्कि जो सेल हैं सेल वही होती हैं, उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल यूटेराइन वेट एट टर्म प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा है कि नॉर्मल यूटेराइन वेट क्या होता है, पूर्ण गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन है जो कितना होता है। ठीक है, पूरी गर्भावस्था के अंदर। तो ये चीज़ पूछी गई है आप लोगों को, तो याद रख लेना। पूरी में बात की जाए तो वो 700 से 1000 ग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज एन अनपेयर्ड ऑर्गन लोकेटेड इन। यहाँ पे पूछा है गर्भाशय एकल अंग है जो कहाँ स्थित होता है। तो एक ही होता है हमारे अंदर गर्भाशय, दो थोड़ी होते हैं। तो याद रख लेना एक होता है, तो ये कहाँ पे स्थित होता है, जो पेल्विक कैविटी होता है वहाँ पे। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस आर ओपनिंग्स ऑफ। गर्भाशय के जो कॉर्नुआ हैं वो किस में खुलते हैं, कोने पे पाए जाते हैं। कॉर्नुआ इधर कोने पे पाए जाते हैं। ठीक है, गर्भाशय के इधर कोने पे पाए जाते हैं, उन्हें हम कॉर्नुआ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि गर्भाशय के कॉर्नुआ किसके खुलने का स्थान है। ठीक है, सर्विक्स के, विजाइना के, फैलोपियन ट्यूब्स के या फिर ओवरीज के। तो याद रख लेना कोने पे पाए जाते हैं, मैंने क्या बोला है, कोने पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्थिमस ऑफ यूट्रस बिकम्स। गर्भाशय में इस्थिमस का क्या बन जाता है। तो याद रख लेना गर्भ अवस्था में इस्थिमस का क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है, ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या पूछा है, एनोबुलेशन ऑफ यूट्रस मीन्स। गर्भाशय की एनोबुलेशन का अर्थ क्या है।
तो याद रख लेना, गर्भाशय के इनोवुलेशन का अर्थ होता है रिटर्न्स टू प्री प्रेग्नेंट साइज, यानी कि गर्भावस्था से पहले के आकार में लौटना। ठीक है, इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, सी। डन। चलिए, तो गाइस आज के हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अब बचे बचाए क्वेश्चन हैं, इनको हम कल करेंगे, कल के सेशन में करेंगे। अभी तो हमारे यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे सर्विक्स से होंगे एमसीक्यू। ठीक है, हर एक पार्ट से एमसीक्यू होंगे, लेयर से एमसीक्यू होंगे, पर्सनली सभी से एमसीक्यू होंगे। ठीक है, बट अभी आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कम से कम कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 60+ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब प्लीज़ आपकी बारी है कि आपको सेशन कैसा लगा है। बड़ी मेहनत से आपको एमसीक्यू बनाती हूँ खुद, और आपको कोशिश करती हूँ कि आपका हर एक एमसीक्यू कवर हो, आपका एग्ज़ामिनर जहाँ से भी एमसीक्यू बना सके। हमारे नर्सिंग के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं सबको शेयर करूँगी। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक को शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल सके। मैं हर एक सिस्टम के इसी टाइप से एमसीक्यू कवर करवाऊँगी, बस आप लोग बने रहो। ठीक है, देखिए आज से लॉन्ग क्लास आएगी। आज मैंने लॉन्ग क्लास ली ना, ऐसी ही लॉन्ग क्लास आएगी। ठीक है, अब डेली 1 आवर की लॉन्ग क्लास आएगी। ठीक है, कुछ इशू की वजह से क्लास नहीं आ पाती थी, बट अब आएगी रेगुलर। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, सब सही है, परफेक्ट है एकदम। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।